नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिन पर। हम जो है कक्षा 10 के विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने बात की थी अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में कि अभिक्रिया के जो टाइप्स क्या क्या होते हैं उसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव क्या क्या है, इसको लेकर चर्चा करेंगे और आज हम इस चैप्टर को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो आइए आज की क्लास अपन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कह सकते हैं या इसको और बोलते हैं उपचयन भी बोलते हैं। ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण या उपचयन क्या होता है। वैसे तो देखो इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आधार पर, विद्युत ऋणता के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर, लेकिन इतना आपके दे नहीं रखा है। आपके केवल जो बता रखा है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही बता रखा है। तो ऑक्सीकरण किसे कहेंगे, देखिए नाम से भी पता चल रहा है कि ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन क्या होगी, जुड़ेगी। तो अपन कह सकते हैं कि इसके अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना यानी O2 का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, H2 का निकलना, यानी जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन निकलेगी तो उसे अपन क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। दूसरा होता है आपका अपचयन। ध्यान रखना ये उपचयन है और ये है अपचयन। अपचयन इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। देखो O2 का निकलना और H2 का जुड़ना, यानी जिन अभिक्रियाओं में अगर आपको दिखे कि ऑक्सीजन जुड़ रही है या हाइड्रोजन निकल रही है, ठीक है, ऑक्सीजन जुड़ रही है या हाइड्रोजन निकल रही है, दोनों में से या तो हाइड्रोजन निकलेगी या ऑक्सीजन जुड़ेगी। अगर ऐसी कोई घटना अगर आपको मिल जाती है किसी अभिक्रिया के अंदर तो आप कह सकते हो कि सर इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। और यदि किसी अभिक्रिया में आपको मिल जाए कि ऑक्सीजन निकल रही है और हाइड्रोजन जुड़ रही है तो आप कह सकते हो कि सर यहां पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। सर इसके कोई एग्जाम्पल है क्या? बिल्कुल है, एग्जाम्पल को भी अपन चर्चा करेंगे। पहले इनकी परिभाषाएं देख लें कि ऑक्सीकरण किसे कहेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग यानी ऑक्सीजन जुड़ती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, हाइड्रोजन निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। दूसरा टाइप से वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, निष्कासन, और हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक है, तो चलो इसके अपन कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं, ठीक है, फिर अपन उसमें समझते हैं कि क्या क्या इसके अंदर ये हो रहा है। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई कॉपर ऑक्साइड है और मैं उस कॉपर ऑक्साइड को क्या करता हूं, गर्म करता हूं, मान लेते हैं क्या करता हूं, गर्म करता हूं। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है CuO। जब इस कॉपर ऑक्साइड को मैं क्या करता हूं, गर्म करता हूं, गर्म करने पे क्या होता है कि ये इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है कॉपर ऑक्साइड में से, ये बनेगा 2Cu+O2। कॉपर ऑक्साइड को मैंने गर्म किया, क्या होगा बताओ, ऑक्सीजन क्या हो गई, बाहर निकल गई, क्या हो गई, बाहर निकल गई। ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं नॉर्मली, ठीक है। या अगर मैं मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं 2Cu+O2 तो ये क्या बन जाएगा, 2CuO। ठीक है, तो अब बताओ कि ऊपर की जो अभिक्रिया है ना, यहां आप देख सकते हैं कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और यहां केवल कॉपर यानी ऑक्सीजन बाहर निकल गई। यानी जब किसी अभिक्रिया से ऑक्सीजन बाहर निकलती है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो उसे अपन बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। और यहां आप देख सकते हैं कि कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। उसी प्रकार से अपन और देख सकते हैं, जैसे मैं लेता हूं कैल्शियम,
क्या है, कैल्शियम। अगर इस कैल्शियम की क्रिया मैं किसके साथ करा देता हूं, हाइड्रोजन के साथ करा देता हूं, CH2 के साथ, तो ये क्या बनेगा, CaH2। इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्राइड कहते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्राइड, या इसका एक नाम और भी है कैल्शियम हाइड्राइड, या हाइड्रोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोलिथ, इसी को अपन बोलते हैं हाइड्रोलिथ भी कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है बताओ, हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन। क्या सर ऐसा कोई एग्जांपल जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बाहर निकल रहा हो, बिल्कुल है। सोडियम हाइड्राइड जैसे मान लो 2NaH, इसको मैं गर्म करूंगा तो मुझे मिलेगा 2Na, सोडियम प्लस H2। तो यहां आप देख सकते हो कि यहां पर सोडियम के साथ हाइड्रोजन है और यहां सोडियम से हाइड्रोजन क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो ये आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो सीधा सा डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो उदाहरण के। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। अगर किसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो वो क्या होगा, अपचयन होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के उदाहरण। ऐसे बहुत सारे हैं, एक जनरल मैंने एग्जांपल करके बताया आपको ताकि एक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। एक कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया कि भाई कैसे क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, ठीक है, तो फिर किसी भी प्रकार का अगर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ होगा तो आपको अगर पता है कि ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, तो आप वहां से बता सकते हो कि भाई ये ऑक्सीकरण होगा, ये अपचयन होगा, है ना। अगली जो अपन बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। भाई रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कह सकते हैं या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं उसको। रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया। अगली जो अभिक्रिया आती है रेडॉक्स अभिक्रिया या और बोल सकते हैं इसको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, या इसको और बोल सकते हैं अपचयन उपचयन अभिक्रिया, अपचयन उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, है ना। नाम से पता चल रहा है, देखो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, यानी जब दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही हो, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं जब एक साथ हो रही हो तो उसे अपन बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों घटनाएं एक साथ हो, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों घटनाएं क्या हो, एक साथ हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन या अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कि सर इसका कोई एग्जाम्पल मिल सकता है क्या, बिल्कुल मिल सकता है। इसका एग्जाम्पल बिल्कुल अपन बना सकते हैं। जैसे मान लो कि कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड देखिएगा CuO, इसको अपन बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड भी कह सकते हो आप। इसकी क्रिया अगर मैं किसके साथ करा दूं, हाइड्रोजन के साथ करा दूं H2, तो ये मिलेगा मुझे Cu प्लस H2O, है ना। ऊपर का मिटा देता हूं मैं एक बार। अब इस रिएक्शन में अपन देखते हैं भी क्या क्या हो रहा है। देखो यहां से अगर मैं यहां तक चलता हूं, यहां से यहां तक, तो आप देख सकते हो यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। या मतलब यहां से ऑक्सीजन बाहर निकल गई और ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। इसका मतलब ये क्या हो रहा है बताओ, अपचयन हो गया। यहां से यहां तक क्या यहां पर ऑक्सीजन है, नहीं है, लेकिन यहां से यहां तक आप गए तो ऑक्सीजन आ गई। इसका मतलब ये क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीकरण। यानी आपके सामने जो अभिक्रिया लिखी हुई है इसके अंदर दोनों घटनाएं हो रही है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। और जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो उसे अपन बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। और एग्जांपल देखो, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस की क्रिया कराते हैं अपन कार्बन से, तो ये बनेगा Zn प्लस CO। अब तो आप खुद पता कर सकते हो,
देखो जब मैं यहां से यहां तक चला, जिंक ऑक्साइड से जिंक तक, तो यहां से देखो ऑक्सीजन है जिंक के साथ, यहां जिंक के साथ ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकल गई। ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। बताओ क्या यहाँ कार्बन के पास ऑक्सीजन है, नहीं है, यहाँ गए ऑक्सीजन है। इसका मतलब यहां से यहां तक आप चलोगे तो ऑक्सीजन जुड़ गई, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण। किसके हो गए, रेडॉक्स अभिक्रिया के उदाहरण हो गए। ठीक है, अब क्या होता है कि ऑक्सीकरण के प्रभाव के बारे में बात करते हैं, कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रभाव के बारे में बात करते हैं कि भी क्या होता है ना। तो एक बार इसका भी आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं इसको लेकर। आज का जो लेक्चर है बहुत छोटा रहने वाला, कोई ज्यादा विशेष इसके अंदर नहीं है, छोटा वीडियो रहेगा बिल्कुल। ठीक है, मिटा दे। चलो अब अपन बात करते हैं कि ऑक्सीकरण के जो प्रभाव है उसके बारे में बात करते हैं। भाई ऑक्सीकरण के क्या प्रभाव है। ऑक्सीकरण के प्रभाव की अगर अपन बात करें तो इसके तहत मतलब या इसके अंतर्गत आपको केवल दो बिंदु के बारे में अध्ययन करना है। एक तो अध्ययन करना है आपको संक्षारण को लेकर, संक्षारण क्या होता है इसको लेकर बात करेंगे, संक्षारण। और एक अपन बात करेंगे विकृत गंधिता को लेकर, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ये क्या होते हैं इनको लेकर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं संक्षारण। आपके घर पे लोहा तो हो गई, घर पे लोहा तो है, सभी के है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब लोहे को लेकर आते तो बिल्कुल चमकदार होता है, होता नहीं होता। लोहे की चद्दर वगैरह जो होते हैं आपके घरों के ऊपर लगा दिया, या लोहे की कील वगैरह आपने देखी होगी, तो शाइनिंग होती है उसके अंदर, चांदी जैसे दिखते हैं, होता नहीं होता, लोहा चमकीलापन होता है। लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हो कि लोहा जो है वो लाल भूरा हो जाता है, या लाल तो क्या भूरा हो जाता है यूं कह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि जब किसी लोहे को आप नमी के संपर्क में रखोगे तो नमी की जो ऑक्सीजन जो होगी उस लोहे से क्या कर लेगी, क्रिया कर लेगी, और वो क्या करेगी, धातु ऑक्साइड बना देगी। क्या बना देगी, धातु ऑक्साइड बना देगी। यानी जो धातुएं जो होती है वातावरण नमी के संपर्क में आने पर उन पर एक ऑक्साइड की परत बन जाती है, ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। इस प्रक्रिया को ही अपन क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की विक्रिया है, तो आप कहोगे सर ऑक्सीकरण है, क्योंकि लोहे के ऊपर ऑक्सीजन की यानी ऑक्साइड की एक परत बन गई, तो लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण है। और इस घटना को क्या कहेंगे अपन, संक्षारण कहेंगे। ठीक है, तो धातुएं वातावरण नमी या वातावरण आर्द्रता के संपर्क में आने पर उन पर ऑक्साइड या सल्फाइड की एक परत बन जाती है, जिससे धातुएं क्या होती है, क्षय होने लगती है, यानी गलने लगता है लोहा वगैरह। इस घटना को अपन क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण। ठीक है, अब इसके उदाहरण जैसे कि सर इसके कुछ उदाहरण, जैसे इसके उदाहरण की अगर अपन बात करें संक्षारण के उदाहरण की, तो पहला उदाहरण अपन ले सकते हैं लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। जब लोहे पर जंग लगता है तो इस पर क्या होती है, भूरे रंग की परत बन जाती है, भूरी परत बन जाती है। ठीक है, और वो भूरी परत जो होती है किसकी होती है, ध्यान रखना, ऑक्साइड की होती है। लोहे पर यानी जंग लगे हुए लोहे पर जो भूरे रंग की जो परत चढ़ जाती है, वो भूरे रंग की परत किसकी होती है, ऑक्साइड की होती है। ठीक है, तो लोहे की भूरी परत का चढ़ना क्या कहलाएगा, लोहे पर जंग लगना, या यूं कह सकते हैं संक्षारण कहलाएगा। दूसरा इसका उदाहरण है कॉपर का हरा हो जाना, या कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ जाना, तांबे पर, जिसे अपन अपनी भाषा में बोल सकते, तांबे पर हरी परत का चढ़ना, हरी परत का चढ़ना। ये जो तांबे पर जो हरी परत होती है, ये भी किसकी परत होती है, ऑक्साइड की परत होती है। किसकी परत होती है, ऑक्साइड की। तीसरा जो आता है वो आता है आपका चांदी का काला पड़ना। चांदी जो होती है धीरे धीरे क्या हो जाती है, काले रंग की पड़ जाती है, चांदी का काला पड़ना। और ये होता है किसके कारण, सल्फर के कारण होता है। चांदी पर सल्फर की यानी सल्फाइड की एक परत बन जाती है, चांदी पर सल्फाइड की परत बन जाती है, जिसकी वजह से चांदी का रंग क्या हो जाता है, काला हो जाता है। क्या हो जाता है, काला हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके संक्षारण के बारे में। संक्षारण को बचाने के उपाय की अपन बात करते हैं। जैसे मान लो लोहा है, अगर मान लो उस पर जंग लग रहा है तो क्या करेंगे,
उस पर क्या करेंगे अपन, ऑयल पेंट कर देंगे, कलर करते नहीं करते हैं, या उसके ऊपर ग्रीस वगैरह लगा देते हैं ताकि उसके ऊपर जंग नहीं लगे। तो ये संसरण को रोकने के क्या होते हैं, उपाय होते हैं। ठीक है, अगला जो इसका प्रभाव आता है वो आता है विकृत गंधिता के बारे में। देखो, विकृत का मतलब होता है टूटना या खराब हो जाना या बदल जाना। विकृत का मतलब होता है बदल जाना। क्या होता है, बदल जाना। और गंधिता का मतलब आपको नाम पता ही है, गंध। यानी जब किसी पदार्थ की गंध बदल जाएगी, स्वाद बदल जाएगा, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता कहेंगे। क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। आपने देखा होगा कि घरों में अक्सर जैसे अभी जो सीजन चल रहा है, अचार वगैरह डालते हैं, केरी का अचार है, नींबू का है, मिर्च का है, जिसका भी अचार वगैरह जो डालते हैं। अचार में अपन किसका उपयोग करते हैं, तेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, अचार डाल दिया और उस डिब्बे को आपने कहीं रख दिया, तो आप देखोगे कि महीने भर बाद आप जब उसको खोलते हो तो उसके अंदर आपको फफूंद दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, फफूंद। और उसकी जो गंध, जब अचार डाला तो उसकी गंध बहुत स्वादिष्ट होती है, ऐसी गंध होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। लेकिन जब आप मतलब महीने भर के बाद जब उसको खोलते हो डिब्बे को, तो उसका आपको उसके ऊपर जो आपने अचार डाला उसके ऊपर आपको एक फफूंद की एक परत दिखाई देती है और उसकी गंध भी थोड़ी बदल जाती है ना, गंध अच्छी नहीं होती, दुर्गंध मारने लगता है और स्वाद भी वैसा नहीं रह जाता है। तो इसको अपन बोलते हैं विकृत गंधिता। यानी अपन कह सकते हैं वसा और तेलयुक्त पदार्थ को लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर या रखने पर उसकी गंध और स्वाद में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को ही अपन क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। वसा या तेल युक्त जो पदार्थ होते हैं उनको लंबे समय तक अगर रखा जाए तो उनकी गंध और स्वाद में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। अब बात आती है कि सर ये परिवर्तन हुआ क्यों। तो जब आप उस डिब्बे को बंद कर रहे थे अचार वाले को, तो उसमें कुछ मात्रा में ऑक्सीजन गैस रह गई। वो उस ऑक्सीजन गैस ने क्या किया, जो भी आपका जो खाद्य पदार्थ था, अचार वगैरह था, उसका क्या कर दिया, ऑक्सीकरण कर दिया। क्या कर दिया, ऑक्सीकरण। तो भोजन का ऑक्सीकरण होने की वजह से उसके गंध और स्वाद में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। गंध और स्वाद में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से आप विकृत गंधिता का उदाहरण दिया। विकृत गंधिता से बचने का एक उदाहरण आप देख सकते हो कि चिप्स आप सबने खाई होगी या खाते भी होंगे। अलग अलग प्रकार की मार्केट के अंदर अलग अलग कंपनियों की चिप्स वगैरह मिलती है। तो आप देखते हो कि थैली तो फुली हुई होती है लेकिन अंदर चिप्स तो थोड़ी सी होती है। तो बात है सर वो पागल बना रहे हैं क्या, मतलब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर वो पागल बनाते हैं, थोड़ी सी चिप्स भर देते हैं अंदर और फिर हवा भर देते हैं, हम तो खुश होते हैं कि यार पूरी थैली भरी है, लेकिन जब खोलते तो थोड़ी सी निकलती है। नहीं, चिप्स की जो थैलियां होती है ना उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ध्यान रखना, चिप्स की जो थैलियां होती है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस क्यों भरेंगे, और ऑक्सीजन गैस भर देंगे तो ऑक्सीजन तो क्या कर देगी, विकृत गंधिता। यानी चिप्स क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी। चिप्स क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी, उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। तो उस विकृत गंधिता से, यानी जो चिप्स वगैरह है उसका ऑक्सीकरण ना हो, इसके लिए क्या करते हैं, उस चिप्स की थैलियों के अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख लेना अच्छे से। ये क्वेश्चन बन सकता है कि चिप्स की थैलियों में, चिप्स कोई सी भी हो, केले की हो, आपके आलू की हो, टमाटर की हो, जिसकी भी हो, ठीक है, चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस भरने से क्या हो जाएगी, विकृत गंधिता हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर के कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट थे, तो उसको लेकर अपन ने चर्चा की। इसके नोट्स की अगर मैंने बात कहूँ तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेलीग्राम के ऊपर हमने इसके जो नोट्स है डाल रखे हैं, आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास जो अपन यहीं तक करते हैं। और यह जो आपका जो पहला जो चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण के बारे में, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन ने डिस्कस किए थे। बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा कोई दिमाग में लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। दिमाग को खोल के पढ़ो और बिल्कुल फ्री माइंड होके पढ़ो, किसी प्रकार की कोई समस्या जो है आपके नहीं आएगी। ठीक है, स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है, इसलिए सुरक्षित रहें और घर में रहें, पढ़ाई करते रहें, खुद का और अपनों का ध्यान रखें। और यदि ये कक्षाएं आपको पसंद आ रही तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि रेगुलर आपको जितनी भी जो नई नई क्लासेज अपलोड होती रहती है रोजाना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।